ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने इस नए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो कल मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के बारे में कि किस तरीके से कोई प्लेन सरफेस है, कोई चमकीली सतह है और वहाँ पर लाइट आती है और वो रिफ्लेक्ट होकर के किसी और डायरेक्शन में चली जाती है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको बताया था ये इंसिडेंट रेज होता है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज होता है। इट मीन्स ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये हमारा नॉर्मल, इट मीन्स अविलंब होता है। इसको हम आई बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? कल मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर लाइट अगर ऊपर की तरफ से आ रही होगी तो उसी डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। चलिए ठीक है, तो आज हम इसके टाइप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना, कि कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। तो याद रखिएगा, आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में दो टाइप का होता है ना। इट मीन्स परावर्तन के प्रकार। क्लियर है? याद रखिएगा कि ये एक मान लेते हैं प्लेन सरफेस है, क्लियर है, जो कि कांच का कोई टुकड़ा हो सकता है, और हमारे पास एक कुछ इस तरीके से करके एक सरफेस है। क्लियर है? तो हमारे पास ये दो तरीके का सरफेस हमने ले लिया है, और आपको पता है कि अगर लाइट अगर दोनों पर आएगी तो लाइट तो हमेशा, लाइट का जो रेज होता है वो हमेशा पैरेलली मूव करता है, वो पैरेलल वे में यहाँ से वहाँ जाता है कहीं पर भी। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइट आया, मान लेते हैं कई सारी रेज आई, ठीक है ना, और इसमें भी हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें भी कई सारी रेज आई, है ना, कुछ इस तरीके से करके। चलिए, तो यहाँ पर तो एक कॉमन बात है कि जो भी रेज आएगी वो सबका अपना कोई ना कोई नॉर्मल होगा, कोई ना कोई अभिलंब होगा। सारी की सारी रेज समांतर आ रही है, पैरेलली आ रही है, यहाँ तक नॉर्मल भी सबका पैरेलल है, और रिफ्लेक्ट होकर के भी किसी और डायरेक्शन में जो जाएगी वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एक दूसरे के पैरेलल ही होगा। क्लियर है? इसमें कोई विशेष बात नहीं है। चूँकि ये एक प्लेन सरफेस से हो रहा है इसलिए इसे बोला जाता है हिंदी में नियमित परावर्तन। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, इसे कहा जाता है नियमित परावर्तन, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन जो रेज यहाँ पर आ रही है तो इसका नॉर्मल हो सकता है कि इस पे 90 डिग्री कुछ इस तरीके से बन रहा हो, इस पे 90 डिग्री कुछ और ज़्यादा इस तरीके से बन रहा हो, इस पे 90 डिग्री कुछ इस तरीके से करके बन रहा हो, इस पर 90 डिग्री सीधा बन रहा हो, है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस दिशा में चली जा रही है, ये जो होता है वो इस दिशा में चली जा रही है, ये जो हमारे पास है ये कुछ इस डायरेक्शन में चली गई, और ये वाला जो है वो पता चल रहा है कि आगे से वो इस डायरेक्शन में चली गई। क्लियर है? सबका नॉर्मल भी पैरेलल नहीं है। हाँ, जो हमारे पास आती हुई किरण है, जो हम जिसे हम इंसिडेंट रेज बोलते हैं, ये सब जो है आपतित किरण, ये हमेशा पैरेलल ही होगी, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहा जाता है ना किसी अनंत बिंदु से आ रही है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो हमेशा पैरेलल होता है। बट रिफ्लेक्टेड रेज की अगर हम बात करते हैं, परावर्तित किरण की बात करते हैं, तो वो अगर हमारा नियमित परावर्तन है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में पैरेलली जाएगी। बट ये अगर अनियमित परावर्तन है, इसको क्या कहा जाएगा? इसमें परावर्तन जो है वो रेगुलर फॉर्म में नहीं हो रहा है, रेगुलर वे में नहीं हो रहा है, जैसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में? हम इसे हम बोलते हैं अनियमित, है ना, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिफ्यूज्ड। क्लियर? तो ये हो गया अनियमित परावर्तन, और ये हमारे पास क्या हो गया? नियमित परावर्तन। एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि किसमें इंसिडेंट रेज जो होगा क्या दोनों में पैरेलल होगा? तो हमारा जवाब होगा यस। लेकिन अगर बोला जाएगा क्या रिफ्लेक्टेड रेज दोनों में पैरेलल होगा, तो आपको याद रखना है कि जो हमारे पास रेगुलर वे में जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स स्पेकुलर रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, उसमें हमारा क्या हो जाएगा? उसमें हमारा जो रिफ्लेक्ट रेज है वो पैरेलल होगा। बट अगर हम इसकी बात करेंगे डिफ्यूज्ड
रिफ्लेक्शन की तो इसमें क्या हो जाएगा, इट मीन्स अनियमित परावर्तन की तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो हमारा परावर्तित किरण होगा ये कैसा होगा, ये पैरेलल नहीं होगा, राइट। ये कोई खुरदुरी सतह हो सकती है ना, ये भी हो सकता है कि कुछ इस तरीके से बना हुआ डिजाइन हो, या फिर हो सकता है कोई खुरदुरी सतह हो। रिफ्लेक्शन तो दोनों जगह से होगा। अब एक सवाल और पूछा जाता है इसमें कि क्या यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन होगा, तो आपका जवाब होगा यस। ध्यान से समझिएगा, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि इसका सरफेस प्लेन नहीं है, लेकिन इसका सरफेस प्लेन है और उसका सरफेस प्लेन नहीं है। लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई प्लेन मिरर है और इस तरीके से करके कोई रेज आ रही है और इस डायरेक्शन में अगर वो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, तो उस दौरान प्रकाश के परावर्तन का नियम यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, ये हमारे पास सपोज नॉर्मल है और ये हमारे पास इंसिडेंट रेज और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज यानी कि आई और आर है ना, और इसको हम आई आर बोल देते हैं इंसिडेंट रेज और इसको हम आर आर बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम ये कहता है कि आई और आर का मान हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। आई और आर का मान हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर तो आई और आर हमें अलग से ही इक्वल दिख रहा है ना, यहाँ पर भी बराबर दिख रहा है, यहाँ पर भी बराबर दिख रहा है, सब जगह पे बराबर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर बात की जाएगी तो यहाँ पर भी वो इक्वल होगा। याद रखिएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर के किसी और डायरेक्शन में जा रहा है वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर आई और आर का मान हमेशा बराबर होगा। यहाँ पर भी इस तरीके से करके अगर बना हुआ है तो आई और आर का मान बराबर होगा। हाँ, डायरेक्शन होगा, वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी, वो एक अलग बात है। ये सारी की सारी रेज आपस में पैरेलल नहीं होंगी, बट सबका नॉर्मल जो होगा ना उसके बीच में, इट मीन्स नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में जितना एंगल बनेगा, हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में भी उतना ही डिग्री का एंगल बनेगा। इट मीन्स चाहे वो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो, इट मीन्स नियमित परावर्तन हो, या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, इट मीन्स अनियमित परावर्तन हो, दोनों केस में हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है वो बनेगा। इट मीन्स प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होगा। दूसरा चीज़ कि हमारा स्पेकुलर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हो रहा है वो एक अलग बात है, बट यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे इसका जो नॉर्मल होगा तो आई और आर, इसका भी अपना आई और आर होगा, इसका भी अपना आई और आर होगा। डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट जो जा रही है उसका डायरेक्शन अलग जरूर हो सकता है, बट आई और आर का मान जो होगा वो हमेशा ही इक्वल होगा। ये आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। अक्सर एक्चुअली क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, है ना, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम एक्चुअली इग्नोर करते हैं, वहीं से क्वेश्चंस बनता है। चलिए, तो ये आपको क्लियर है स्पेकुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। चलिए, तो एक बार इसको देख लीजिए और उसके बाद फिर मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरीके से करके हमारे बीच वो बनते हैं, क्या बोलते हैं उसे, इमेजेस, है ना। कितने इमेजेस बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज मैं आपको टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन और नंबर ऑफ इमेजेस पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए इस टॉपिक पर देख लेते हैं। एक बार इसको ज़रा देख लीजिए, अगर ज़रूरत है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कोई मिरर कितना इमेज बनाएगा। क्लियर। तो एक बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो बहुत आसान सा इस साइड से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास अगर ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण जिसे हम बोलते हैं, और इसके सामने में अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रख दिया जाए तो याद रखिएगा कि ये प्लेन मिरर जो होगा इसका यहाँ पर एक इमेज बनाएगा, और वो भी कुछ सेम टू सेम। इट मीन्स क्या कि ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा ना, प्लेन मिरर क्या करेगा, इमेज उतने ही साइज का बनाएगा। इट मीन्स अगर हमारे पास समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज कैसा होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। दूसरी चीज़ कि आपने एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से करके होगा। इट मीन्स क्या कि हमारा जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो हमारे पास कैसा होगा, वो हमारे पास
जो भी होगा वो बिल्कुल सीधा होगा। सीधा का सीधा सा अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इस मार्कर को अगर इस जगह पे रख देता हूँ इस प्लेन मिरर के सामने में, तो ये कैसा होगा, बिल्कुल सीधा दिखेगा। इट मीन्स इसका जो ये कैप वाला हिस्सा है अगर ये नीचे है तो इमेज में भी कैप का हिस्सा जो होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और अगर इसका टिप वाला हिस्सा अगर ऊपर की तरफ है तो इसमें भी इमेज में भी क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है ना। तो प्लेन मिरर में बनने वाला इमेज जो होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है सीधा। पहला क्वालिटी क्या हो गया इसका, ये हो जाएगा सीधा। सीधा इट मीन्स इरेक्ट। बट आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी प्लेन मिरर के सामने में जाकर के, जो हमारे घरों में लगा हुआ रहता है, अगर आप वहाँ पर खड़े हो जाते हो तो वहाँ पर आपने एक छोटा सा पॉइंट गौर किया होगा कभी सीरियसली, कि अगर सपोज अगर आप उसमें अपना हेयर देखते हो, बाल देखते हो, और अगर आपका बाल अगर लेफ़्ट साइड में घुमा हुआ है, राइट, तो मिरर में क्या दिखाई देगा कि वो राइट साइड की ओर घुमा हुआ है। कभी आप नोटिस करना, या फिर आज एक प्लेन मिरर ले लीजिए और अपने घर में, ये तो प्रैक्टिकल करने वाली चीज़ है ना, और आप उसके सामने में खड़े हो जाइए और उसके बाद फिर आप नोटिस कीजिएगा किसी बाल के एक हिस्से को अगर आप लेफ़्ट साइड घुमा देते हो तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, वो राइट साइड घुमा हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सीधा जरूर है, बट इसे हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक उल्टा, है ना। लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड, इसी को बोला जाता है पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या हो गया कि सपोज इसका ये कान अगर इसके लेफ्ट साइड में है तो ये मिरर में कैसा दिखाई देगा, ये राइट साइड में दिखाई देगा। क्लियर, बस इसी को कहा जाता है पार्श्विक उल्टा। इट मीन्स प्लेन मिरर में बनने वाला जो इमेज होता है वो हमेशा सीधा होता है। सीधा का अर्थ सर की तरफ सर और पैर की तरफ पैर। हम सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं तो हमारा सर की तरफ सर और पैर की तरफ पैर हो जाता है। बट ये पार्श्विक उल्टा का मतलब क्या होता है, पार्श्विक उल्टा इट मीन्स क्या कि अगर कोई चीज़ वहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ घुमा हुआ है तो मिरर में आपको कैसा दिखाई देगा, राइट साइड में। मिरर में आपको राइट में दिखाई देगा, आप क्या करोगे, सीधे सीधे अपना राइट हैंड उठाओगे, डायरेक्ट उसको पकड़ने की कोशिश करोगे कि हाँ चलो ये मेरे बाल जो है यहाँ पर लेफ्ट साइड में राइट साइड में मूव किया हुआ है। और जैसे ही आप राइट हैंड से उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो पता चल रहा है कि अरे ये तो उल्टी दिशा में जा रहा है, वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो एक हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब ये एक ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ, ये तो सिंपल एक प्लेन मिरर है तो वहाँ पर वन मिरर वन इमेज। दूसरी बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितना इमेज जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो इस मिरर से जितना डिस्टेंस पर होगा इमेज भी क्या हो जाएगा, उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगा। क्लियर है, मतलब क्या कि ये वस्तु जो है वो इस दर्पण से जितनी दूरी पर होगी प्रतिबिंब भी दर्पण के ठीक उतना ही पीछे बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं, दर्पण के ठीक उतना ही पीछे बनेगा। दर्पण के जितना आगे वस्तु होगा उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार इट मीन्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, वो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा बट लिटरली इन्वर्टेड होगा। ठीक है, यानी कि सीधा बनेगा लेकिन पार्श्विक उल्टा होगा। इसका मतलब मैंने आपको समझाया। ये तो तब की बात है जब हमारे पास एक प्लेन मिरर है, लेकिन क्या होगा अगर हम दो प्लेन मिरर ले लेते हैं तब। क्लियर, दो अलग अलग प्लेन मिरर ले लेते हैं और उसको हम अलग अलग एंगल पर रखते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक प्लेन मिरर है। क्लियर, तो मैं बात करता हूँ कि हमारे पास एक प्लेन मिरर ये रहा। क्लियर, और हमारे पास एक प्लेन मिरर यहाँ पर लगा देते हैं, ये कुछ इस तरीके से करके, और इसके बीच में हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब सवाल उठता है कि इसके नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, है ना। मैं इधर जरा हेडिंग लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इमेजेस। हिंदी में बोला जाएगा इसको प्रतिबिंबों की संख्या। कट तो नहीं रहना ऊपर, चलिए ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस इट मीन्स प्रतिबिंबों की संख्या की बात कर रहे हैं। दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के पैरेलली रखे हुए हैं, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि अगर दो पैरेलल लाइन होते हैं तो उसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है। आपको पता है कि किसी भी एंगल को बनने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि वो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे। क्लियर, जब तक ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा ना तब तक तो एंगल बनेगा ही नहीं।
क्या ये लगता है कि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। तो जब पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा तो उसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? नहीं बनेगा। तो हम उसे कितना रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 डिग्री, राइट। तो हमारे पास दो अगर पैरेलल लाइन होते हैं तो उसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? तो उसके बीच में बनेगा 0 डिग्री का एंगल, याद रखिएगा। इट मीन्स यहाँ पर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी हो जाएगा। आपने पार्लर या सैलून वगैरह में देखा होगा कि दो अगर प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के सामने लगे हुए हैं एक सामने वाली दीवार पे, और वो जो बार्बर होते हैं वो क्या करते हैं, बैक साइड में भी एक मिरर लगा देते हैं। तो बैक साइड में भी क्यों मिरर लगा देते हैं? ताकि आपका हेयर जो है वो बैक साइड से कैसा हो रहा है, कितने साइज का हो रहा है, क्या डिजाइन है, ये आपको सामने वाले मिरर में भी दिखता रहे। याद रखिएगा, उनको फिजिक्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, बट उनके पास अपना एक जुगाड़ होता है, उनके पास एक आइडिया होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करके हमें सामने वाले को दिखाना है। तो इसलिए क्या करते हैं, वो पैरेलली तो खैर नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं, एक सामने वाले को हल्का सा कर्व में रखते हैं और वो पीछे वाले को, है ना, प्लेन में रखते हैं। पीछे जो वॉल होता है उसमें कई जगह पे, दोनों जगह पे कर्व लगा हुआ होता है, अपना अपना डिजाइन है। बट अगर वो एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो आपका नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी बनाएगा। वहाँ इन्फिनिटी नहीं बनेगा, बट यहाँ पर जो है अगर हम पैरेलल रखते हैं बिल्कुल एक सामने की दीवार में और एक इधर की दीवार में, देखिए इन्फिनिटी कैसे बनता है, उसको मैं एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसका इमेज इस तरफ कहीं बनेगा, क्लियर। सपोज यहाँ पर बन रहा है, फिर जाकर के क्या हो जाएगा, इसका इमेज इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा होगा, क्लियर। फिर क्या होगा कि इस इमेज का इमेज इसमें बन रहा होगा, फिर इस इमेज का इमेज इसमें बन रहा होगा, फिर इस इमेज का इमेज इसमें, फिर इस इमेज का इमेज इसमें, और इस तरीके से करके ये क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूस बढ़ता चला जाएगा और इसकी संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। इट मीन्स अनकाउंटेबल, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इमेजेस बनना शुरू हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है क्या, मैं यहाँ पर एक रेफरेंस के फॉर्म में लिख देता हूँ, आप याद रखते चलिएगा। थीटा का मान अगर 0 डिग्री होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्लियर है, समझ में है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि अगर हम इसको अलग अलग एंगल पर रखते हैं तो क्या होता है। पहला तो हमने रख दिया कितने डिग्री एंगल पर, 180 डिग्री एंगल पर रख दिया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम दो मिरर को सपोज 90 डिग्री के एंगल पर अगर एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, 90 नहीं रखते हैं हम, क्या करते हैं सबसे पहले 180 रखते हैं। चलिए, तो मैं अगर एक वॉल, ये वॉल है इतना लंबा सा, और इस पर अगर मैं एक मिरर यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ, क्लियर है, इस तरीके से करके, और फिर एक और मिरर मैं यहीं पर एडजस्ट कर देता हूँ। इट मीन्स दोनों क्या है, इन द सेम वे, मतलब एक ही रास्ते में है दोनों के दोनों। और ये कैसा बना रहा होगा, एक सिंगल प्लेन मिरर बना रहा होगा। तो यहाँ पर दोनों मिरर के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पर हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्लियर। और 180 डिग्री अगर बन रहा होगा, वैसे इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मैं आपको फार्मूला पहले बता देता हूँ। और वो फार्मूला कुछ ऐसा होता है कि 360 अपॉन थीटा, इसका जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। हमारे पास एक ये फार्मूला है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का, क्लियर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है 360 अपॉन, और एक कैसे आया फार्मूला उस पर भी डिस्कशन करेंगे, आप परेशान मत होइए। चलिए देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर आएगा 2, और इसमें से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, और 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1। इट मीन्स अगर हमारे पास थीटा का वैल्यू अगर 180 होता है, इट मीन्स अगर दो प्लेन मिरर एक ही वॉल में 180 डिग्री पर एडजस्ट किए हुए होते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है, नंबर ऑफ इमेजेस, वो कितना बनता है, वो हमेशा 1 होता है। हाँ, ये बात अलग है कि वो अगर अलग अलग टुकड़े होंगे तो वो हो सकता है कि कई और बहुत सारे इमेजेस बना रहा होगा, बट वो 180 डिग्री एंगल पर एडजस्ट होना चाहिए। उस दौरान वो क्या करेगा, हमारा सिर्फ एक इमेज बनाएगा। इट मीन्स थीटा का मान अगर 180 ले लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1, क्लियर। मैं उसको लिखता चला जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल मैंने आपको बोला था
कि 360/θ-1 क्यों आया, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और ये कितने डिग्री का होता है हमको पता है, ये हमारे पास 360 डिग्री का होता है। एक सेकेंड, ये प्रॉपर राउंड नहीं हो पाया। चलिए, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास ये इस तरीके से करके है और ये इसका सेंटर है और यहाँ से हमने एक प्लेन मिरर कुछ इस तरीके से करके रखा, ठीक है, और एक प्लेन मिरर को हम इधर से एडजस्ट कर देते हैं। इट मीन्स ये यही सिचुएशन है कि एक प्लेन मिरर इधर से लगा हुआ और एक प्लेन मिरर आपने इधर से लगा रखा हो। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक सर्कल बना दिया है, बट यहाँ पर कोई सर्कल की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर इस तरीके से कितने डिग्री एंगल पर एडजस्ट किए हुए हैं, 90 डिग्री एंगल पर एडजस्ट किए हुए हैं, राइट। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, तो यहाँ पर थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। ध्यान देते चलिएगा, अगर हम इसमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई आदमी खड़ा है, क्लियर, तो इसके नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे। तो एक बात आप देख रहे हो क्या कि हमारे पास जो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, इसको हम क्या करते हैं, कई और 90s में डिवाइड कर देते हैं इस 360 को। एक 90 ये भी हो जाएगा, एक हमारा 90 डिग्री का ये नीचे वाला भी हिस्सा हो जाएगा। ये क्या करेगा, 360 को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर दे रहे हैं। अच्छा, कलर शो नहीं हो रहा है क्या, ओके चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस पर ब्लैक से ही कर देता हूँ शायद। आपने देखा क्या कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक पार्ट में, इस 360 के एक पार्ट में तो हमारा ऑब्जेक्ट आ जा रहा है। बच कितने रहे खाली पार्ट्स, तो हमारे पास बच रहे हैं 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, 3। आपको इस खाली जगह को देख लेना, ठीक है। तो अगर हम इसको फॉर्मूले से भी देखते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 360/90, और इसको डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है उसमें से हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 - 1 = 3। क्लियर, जो खाली प्लेस है ना वो आपका इमेज बनाने का काम करता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये हमारे पास एक प्लेन मिरर यहाँ रखा हुआ है और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्लियर, तो ऐसे 30 के बहुत सारे एंगल बनेंगे। इस तरीके से कर करके बहुत सारे बनते चले जाएंगे। टोटल कितने बनेंगे, तो आपको पता है कि 30 के टोटल कितने बनेंगे, तो हमारे पास इधर 12 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, है ना। 360 है और इसको हम क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो हमको पता है कि आंसर कितना आएगा, 12। इट मीन्स ये बॉक्स जो बनेगा आप काउंट कर लीजिएगा, तो मैंने जल्दबाजी में बना दिया। तो ये हमारे पास कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। अब अगर यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर रखा जाता है, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, अगर हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको एक छोड़ देना है और इसके अलावा जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं, इट मीन्स अगर हम काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरीके से करके यहाँ पर कितने बनेंगे, 12। क्लियर, सॉरी 11, एक छोड़ करके, है ना। एक जो हमारे जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसको हम छोड़ देते हैं और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने बॉक्स खाली बच गए, तो हमारे पास 11 खाली बच गए। तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कैसे, देखिए अब फॉर्मूले में रख करके देखते हैं, 360/30, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, -1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या गया, 12 - 1, इट मीन्स 11 आ गया। क्लियर, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ इस चीज़ को। थीटा का मान अगर 90 होता है तो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएगा, और थीटा का मान कितना था, थीटा का मान अगर 30 होता है तो हमारे इमेजेस कितना आएगा, 11। क्लियर, चलिए क्यों आया 11, क्योंकि हमारे पास टोटल 12 बॉक्स बन रहे हैं, उसमें से एक को हमें छोड़ देना है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, और बचा हुआ उसके अलावा कितना हो गया, 11 और हो गया। क्लियर है, चलिए ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस भी है इसमें, वो भी देख लेते हैं ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपवाद। चलिए अच्छा हाँ, जहाँ कहीं पर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन लगे वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इससे रिलेटेड भी और कुछ पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब अगर बात करते हैं कि अगर हमारे पास में थीटा का मान हमने देख लिया, क्या 0 देख लिया, 180 देख लिया, 90 देख लिया, 30 देख लिया, है ना। अच्छा कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं यहाँ पर
कि एक तो इन्फिनिटी बन रहा था, उसके बाद 1 आया, उसके बाद 3 आया, उसके बाद फिर जा करके 11 आया, ठीक है ना। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, है ना। क्या होगा अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक मिरर कुछ ऐसा और एक मिरर यहाँ 60 डिग्री एंगल पर लगा हुआ है, तो हमको पता है 60 60 60, है ना, फिर जा करके ये 60, फिर ये 60, क्लियर। तो इस तरीके से करके हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स बनेंगे, है ना, 60 डिग्री एंगल के किसी सर्कल में, क्लियर। और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक पार्ट में हमारा इमेज हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। तो हम इस तरीके से करके यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि इसके कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसके नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे बताइए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। इसके नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, फिर से अब हम इजी वे में फार्मूला लगा देते हैं, या फिर हम यहाँ भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पार्ट में ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास दूसरा में 1 2 3 4 5, इट मीन्स हमारा नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा 5। अगर हम इसको फार्मूले से भी देखते हैं तो 360/60 -1, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 6 - 1 = 5, इट मीन्स नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ गए, नंबर ऑफ इमेजेस आ गए 5, क्लियर है। यहाँ पर आप एक नोटिस करना ध्यान से कि ये लाइन जो है ना, ये इसको यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये लाइन इसको यहाँ क्रॉस कर रहा है, ये लाइन इसको यहाँ क्रॉस कर रहा है, इट मीन्स कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो कि कोई ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा होगा, क्लियर। तो हमारा अगर थीटा का मान अगर हमारे पास में 60 डिग्री आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, 5 हो गए, क्लियर। अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो वहाँ रिजल्ट देख करके, वो क्या कि हमारा नंबर ऑफ इमेजेस जितने भी आ रहे हैं ना, सबका सब क्या हो रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, सबका सब क्या हो रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब अगर मैं बात करूं, एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज अगर कोई मिरर है जो कि क्या कर रहा है, 72 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये कुछ गिने चुने नंबर हैं इसलिए थोड़ा सा माइंड में रह जाता है, ठीक है। चलिए 72 डिग्री का एंगल बना रहा है आपस में, और यहाँ पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं तो क्या होगा, इसके कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। तो आप बोलोगे क्या सर, आप ही ने तो अभी फार्मूला बताया था 360/θ -1, कर दीजिए इसको डिवाइड, है ना, 360/72 और फिर -1, आपको पता है ये आ जाएगा 5 - 1 = कितना आ गया, 4, क्लियर। अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, क्या, अभी तक तो हमने जितना भी देखा वो सब का सब क्या था, एक ऑड नंबर था, बट अब क्या आ गया, इवन नंबर आ गया। तो क्या इवन नंबर हो सकता है इमेज, तो अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। अब हम एक सर्कल बनाते हैं, क्लियर है। ये हमने एक 72 का लिया, ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया, 72 डिग्री। फिर हम यहाँ पर लेंगे एक, है ना, ये भी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, क्लियर है। फिर आप यहाँ पर लोगे एक, फिर ये भी कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर लोगे एक, तो ये भी कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और फिर जब आप यहाँ पर भी लोगे एक, थोड़ा सा इसको मैं और आगे कर देता हूँ, है ना, और फिर जा करके हमारा बच जाएगा ये 72, है ना, 5 ही ना बनेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हो, ये है इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोटिस कीजिएगा इसको। तो जब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखोगे ना, तो आपने पिछले वाले में देखा था, पिछला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, फॉर एग्जांपल 90 वाला ले लेते हैं या फिर 60 वाला ले लेते हैं, तो छोटा सा मैं यहाँ पर इमेज बना देता हूँ, ये 60 ये 60 ये 60 ये 60 ये 60। तो इसमें से एक सेकेंड, तो इसमें से हमारे पास क्या हो रहा था कि ये अगर हमारे पास 60 डिग्री आ रहा था तो ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60, सब का सब 60 आ रहा था। तो इसमें आपने देखा कि ये लाइन आपस में पैरेलल होती है, ये लाइन आपस में पैरेलल होती है ना, और हमारे पास ये लाइन भी आपस में पैरेलल होती है ना, मतलब सॉरी पैरेलल नहीं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इट मीन्स सीधी सी बात है कि कोई भी लाइन जो है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, वो जाकर के यहाँ पे समाप्त हो रहा है। कभी भी कोई ऐसा लाइन नहीं है जो कि हमारे इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होगा, बीच से क्रॉस कर रहा होगा। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 90 डिग्री वाले में भी बताया था मैंने आपको कि अगर इस तरीके से करके अगर हमारे पास सरफेस होता है तो हमारे 90 के 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो कोई भी लाइन ऐसा नहीं है जो कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्रॉस कर रहा होगा,
है कि नहीं, कोई भी ऐसा लाइन नहीं होगा जो कि ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे ना तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से करके जाएगी। इट मीन्स क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट को ही क्रॉस कर रहा है। और जब ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारा जो होगा नंबर ऑफ इमेजेस 4 बन रहा है, बट ये आंसर हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब भी आपका, तो फिर अब हम क्या करेंगे, कैसे सही आंसर निकालेंगे, तो जब भी आपका नंबर ऑफ इमेजेस ऑड की जगह पे इवन आना शुरू हो जाए उस दौरान आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 को माइनस नहीं करना है, और आपका जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है, बिकॉज हमारा जो नंबर ऑफ इमेजेस का जो रूल है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा कैसा होता है, ऑड होता है। क्लियर है, हमारा नंबर ऑफ इमेजेस कैसा होता है, ऑड होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 360/72 है ना, डिवाइड करेंगे, 5 आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, इसमें से 1 को माइनस नहीं करेंगे, हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर है, हम उसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि आप इसके 72 डिग्री का अगर आप एंगल बना करके देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि हर एक जो ये लाइन होगी ना वो अगले लाइन को ऐसे करके क्रॉस कर रही होगी, हर एक लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही होगी, है ना। जब कभी भी इस तरीके से करके क्रॉस कर रही है, ये लाइन इसको क्रॉस कर रही होगी, तो जब कभी भी इस तरीके से क्रॉस करके बन रही होगी ना तो हमारा प्रॉपर तरीके से इमेज नहीं बन पाएगा, और हमारा जो आंसर आ रहा होगा इस फॉर्मूले के जरिए वो हमारा क्या हो रहा होगा, वो गलत हो जा रहा होगा। क्लियर है, ये समझ में आया। चलिए, तो नंबर ऑफ इमेजेस में हमारे पास ये चीज़ हो गया, है ना, कि अगर इस तरीके से करके अगर हमारे पास 72 डिग्री का बन रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो हमेशा क्या करेंगे, हम ऑड नंबर को चुन लेंगे। चलिए, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, क्या ज़रूरी है क्या कि हर बार डिवाइड करने के बाद मतलब ऐसा या तो ऑड या इवन आ रहा हो? इट मीन्स आई मीन टू से डैट इंटीजर वैल्यू आ रहा होगा। इंटीजर आप समझते हो ना, जैसे कि जो फिक्स वैल्यू होता है 1 2 3 4 ये सब क्या है, इंटीजर है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज है इंटीजर। और अगर फ्लोट की बात की जाती है तो 3.5 4.7 ये क्या कहलाता है, ये सब फ्लोट वैल्यू कहलाता है। क्या होगा यदि हमारा नंबर ऑफ इमेजेस, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा एंगल लेंगे जिसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ रहा होगा 3.5, तब आप क्या करोगे, तो आप इसको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास पता है कि या तो इधर 3 होगा या फिर 4 होगा, हमेशा ऑड नंबर से राउंड ऑफ कीजिएगा और हमारा नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। अगर ऐसा होता है कि हमारा अगर नंबर ऑफ इमेजेस 7.8 आया, तो 7.8 आया तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका राउंड ऑफ कितना होगा, 8 होगा, और इसके जो मतलब इसका अपर लिमिट जो होगा वो 8 होगा और लोअर लिमिट जो होगा वो 7 होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अब आप क्या करोगे, इसके ज़्यादा नियरेस्ट वैल्यू तो हमारा 8 आ रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, 7 को राउंड ऑफ करना है, बिकॉज अभी हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होता है वो कैसा होता है, वो हमेशा ऑड होता है, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा ऑड होता है। क्लियर है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? चलिए देख लीजिएगा इसको एक बार बढ़िया से, है ना। नंबर ऑफ इमेजेस आते हैं एग्जाम में कि अगर 2 मिरर के बीच में अगर इतना कोई पर्टिकुलर एंगल आपको दे देता है और पूछता है क्या कि इसके बीच में कितने इमेजेस बनेंगे, है ना, इस नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, तो उस टाइम में आप कन्फ्यूज मत होइएगा। हाँ, एग्जाम में आपको डायरेक्ट जस्ट 1 सेकेंड, एग्जाम में आपको डायरेक्ट 180 डिग्री नहीं देगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट 0 डिग्री नहीं देगा, ये सब तो देगा बट वो 0 और 1 वाला नहीं देगा। उसकी जगह पे क्या करेगा, आपसे कंडीशन दे देगा, वो आपको क्या करेगा, वो बता देगा कि दोनों मिरर क्या है, एक ही वॉल में लगा हुआ है, एक मिरर कुछ इस तरीके से और एक मिरर कुछ इस तरीके से करके। क्लियर, और वो पूछेगा क्या, बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे। जब उसको 0 डिग्री का पूछना होगा तो वो क्या करेगा, आपसे कंडीशन दे देगा कि 2 मिरर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ है, और वहाँ पर जो होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वहाँ पर इनमें नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, इन्फिनिटिव होंगे, है ना, अनंत होंगे। तो ये आपसे क्या करेगा, पर्टिकुलर एंगल नहीं दे करके वो क्या करेगा, 2 अलग अलग कंडीशंस दे देगा। क्लियर, अब आपको इसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग खुद अपना एक दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है। क्लियर है, चलिए ठीक है, ओके। तो मैं इस क्लास को यहीं फिनिश करता हूँ, नंबर ऑफ इमेजेस को। फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कुछ लेंस और मिरर के बारे में। अलग अलग टाइप के मिरर होते हैं, आपको पता है ना। ज़रूरी तो नहीं कि दुनिया में सारे के सारे मिरर प्लेन ही होते हैं, या फिर हमारे यूजेस जो है, ज़रूरत जो है, हमारी नीड जो है, क्या प्लेन मिरर की ही हमेशा होती है, तो नहीं। बहुत तरीके के और भी मिरर होते हैं, या फिर बहुत तरीके के और लेंस वगैरह होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम इन सारी चीज़ों के बारे में भी
पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो फार्मूला मैंने बताया वो, और जो वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर कुछ लिखवाए हैं वो। और आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर डिवाइड करने के बाद अगर वापस से अगर इवन नंबर आता है तो उसके जो ऑड आ रहा होगा वो हमें लेना है ना। और दूसरी बात ये है उसका -1 नहीं करना है, तो वो ऑटोमेटिक ऑड हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर वो पॉइंट में वैल्यू आ रहा होगा तो नियरेस्ट जो ऑड नंबर होगा उसको हमको सेलेक्ट करना है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।